नमस्कार। आप कभी बैंक की लाइन में पैसे निकालने के लिए जाइए तो सबसे पहले कैश काउंटर पर बैठा कोई व्यक्ति आपसे आपका नाम पूछेगा। फिर पूछेगा आप अपना पूरा नाम बताइए, यानी वो पूछेगा आपकी जाति क्या है। ये वही सवाल है जिसने भारतीय सभ्यता और भारतीय समाज की जो संरचना है उसे कई बार चोट की है, और यह मुद्दा आज भी हमेशा सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करता है। जाति व्यवस्था भारत में एक कुख्यात और एक शर्मनाक सच है इसका, और इसी पर आधारित है जाति आधारित आरक्षण। आज हम बात करेंगे जाति आधारित आरक्षण और जाति व्यवस्था पर। भारत में जाति आधारित आरक्षण की कहानी भारतीय समाज की सबसे जटिल और सबसे लंबी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में से एक है। इसकी जड़ें हजारों साल पहले उसी समय से मिलती हैं जब भारतीय समाज धीरे धीरे वर्णों और जातियों के आधार पर बंटने लगा है, यानी ऋग्वैदिक काल से। प्रारंभिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित बताया गया है। ये कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन समय बीतने के साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा वह उसी की शिक्षा, उसके अवसर और उसकी पहचान और उसके पूरे जीवन का स्वरूप तय करने लगती है। समाज में एक बड़ी आबादी शूद्र, दलित और कई जातियों को अपमानजनक कार्य दिए जाते थे। उन्हें शिक्षा, मंदिरों, तालाबों, सार्वजनिक स्थानों और सम्मानजनक पेशों और सामाजिक बराबरी से दूर रखा जाता था। ये सब क्यों होता था? सिर्फ एक जाति विशेष में जन्म लेने के कारण। सदियों तक यह स्थिति नहीं बदली और ना बदल सकी। यही ऐतिहासिक अन्याय आगे चलकर आरक्षण के विचार का एक मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हुआ। मुगल काल में जाति व्यवस्था बदस्तूर जारी रही। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं ने मामूली सुधार किए, लेकिन समाज की मूल संरचना वही रही। जब तक ब्रिटिश शासन भारत में आया तब समाज में जाति आधारित विभाजन पहले से कहीं और अधिक दिखाई देने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों ने 1871 में शुरू हुआ क्रमिक जनगणना और भारतीयों की जो जाति है उसको दर्ज करना स्टार्ट किया। इससे स्पष्ट होता है कि समाज के कई वर्ग आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से बहुत पीछे थे। इन्हें निम्न जातियों के रूप में इंगित किया गया। ब्रिटिश शासन में नौकरियों में भी ऊंची जातियों का बहुत अधिक प्रभाव था। निचले वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर था। यह वही समय था जब सामाजिक सुधार आंदोलन तेजी के साथ बढ़ रहे थे। भारत में पुनर्जागरण का काल माना जा सकता है। 19वीं सदी में कई समाज सुधारक जातिगत भेदभाव के लिए सबसे आगे खड़े हुए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं राजा राम मोहन राय। धार्मिक सुधारों के साथ साथ शिक्षा को भी सबके लिए उपलब्ध हो, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलितों और महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि सदियों के ऐतिहासिक अत्याचार और सामाजिक भेदभाव की क्षतिपूर्ति तभी हो पाएगी जब समाज में वंचितों को विशेष सहायता दी जाएगी, यानी उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी जिससे वे समाज के उन पायदानों पर खड़े हो सकें जहां पहले की जातियां मौजूद हैं। दक्षिण भारत में नारायण गुरु व कई अन्य संतों ने समानता का संदेश दिया, लोगों को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में सामाजिक आंदोलन की एक बड़ी लहर चली, जिसमें भविष्य के आरक्षण कानूनों की एक नई जमीन तैयार करके दी। 20वीं सदी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय सामाजिक क्रांति का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने अपने जीवन में इतना जातिगत अपमान सहा था कि वे समझते थे कि सिर्फ कानूनी बराबरी ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को वास्तविक प्रतिनिधित्व और समाज देने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता जरूरी है। बात है 1927 की। उनका महारण सत्याग्रह दलितों के पानी पीने का अधिकार के विरुद्ध एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन ने इसे और ज़्यादा धार दी। सामाजिक ढांचे को झकझोरते हुए यह सोचने पर मजबूर किया कि जाति इतनी ही महत्वपूर्ण है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें कई बार दलितों के लिए सुरक्षित सीटों का विचार औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अलग मतदान मंडल देने की घोषणा पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद उभर कर सामने आया,
लेकिन अंततः समझौता हुआ और दलित संयुक्त निर्वाचन में भाग लेने, लेकिन उनकी सीटें आरक्षित नहीं होंगी, ये दोनों के बीच समझौता हुआ। यह भारत के आरक्षण मॉडल की पहली मजबूत नींव कही जा सकती है। अगर बात की जाए आज़ादी से पहले यानी 1930 और 1940 के दशकों की, ब्रिटिश सरकार की कई रिपोर्टें आईं, जिनमें प्रमुख थी साइमन कमीशन, व्हाइट कमीशन और अन्य समितियां, जिनमें पिछड़े और दलित वर्गों की दयनीय स्थिति का उल्लेख था। कुछ प्रांतीय सरकारों में सीमित आरक्षण पहले से ही लागू था, लेकिन यह देशव्यापी नीति नहीं बन पा रही थी। आज़ादी के बाद 1946 में संविधान सभा बनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें आरक्षण पर गहरी और लंबी एक डिबेट हुई। डॉक्टर अंबेडकर का रुख था कि सिर्फ कानून बदलने से सदियों का सामाजिक अन्याय खत्म नहीं होगा। वही पंडित नेहरू आरक्षण को अस्थायी परंतु आवश्यक कदम मानते थे। अगर बात की जाए सरदार पटेल की, तो उनका कहना था कि प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए संतुलित आरक्षण ही उपयोगी रहेगा। काफ़ी विचार विमर्श के बाद संविधान में यह तय किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया जाएगा। यह प्रावधान मूल रूप से 10 वर्षों के लिए हुआ था, क्योंकि माना जा रहा था कि 10 वर्षों में इन वर्गों की स्थिति सुधरेगी, परंतु वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो ये कभी सुधरी ही नहीं। संसद ने इसे कई बार आगे बढ़ाया। अंततः 1950 से लेकर 1970 के दशक में SC और ST जो आरक्षण का प्रभाव दिखने लगा, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा OBC यानी पिछड़ा वर्ग अब भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा ही था। इसलिए 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, जिसमें OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई। सरकार ने तब इसे लागू नहीं किया। बाद में 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक नए आयोग का गठन किया, जिसका मुखिया बनाया VP मंडल को। इसे हम मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 3 वर्ष के लिए देश भर में यह अध्ययन किया गया कि वास्तविक OBC और पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या है। 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि OBC आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी बेहद पिछड़ा है और उसे 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट लंबे समय तक लागू नहीं हुई, लेकिन वर्ष आया 1990 जब BP सिंह की सरकार थी, तब इस प्रावधान को लागू कर दिया गया। इसके बाद पूरे देश में इसके विरोध होने लगा और कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हुए। कुछ छात्रों ने आत्मदाह कर लिया और स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे विवादित और राजनीतिक घटनाओं में से एक बनकर रह गई। आपको याद ही होगा 1992 में इंदिरा साहनी केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। साथ ही कोर्ट ने OBC के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की, जिसमें आर्थिक रूप से जो OBC के जो व्यक्ति हैं यानी संपन्न व्यक्ति, उनको आरक्षण की जो अवधारणा है उससे अलग किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से OBC आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे और जो उसके मूल ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिल सकेगा। फिर आया सन 2005 और सन 2006 में सरकार ने 93वां संविधान संशोधन किया, जिसमें OBC को उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे IITs हो गया, एम्स हो गया, उसमें 27% आरक्षण निश्चित किया गया। जिसके बाद सन 2019 में 103वां संविधान संशोधन आया, जिसमें EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया। यह पहली बार था जब आरक्षण को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से लागू किया गया था। इससे पहले जो भी आरक्षण लागू किए गए थे वह सब जाति आधारित थे। जब पूरी तरीके से इस आरक्षण को लागू किया गया तब इसके कई विरोध के स्वर देखने को मिले। कई राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण प्रारंभ हो गए ताकि जो समाज में सामाजिक और आर्थिक दशा है इन पिछड़े लोगों की, उसकी वास्तविक तस्वीर फिर से लोगों के सामने लाई जा सके। अब अगर हम बात करें कि क्या इतनी ही ज़रूरत है आरक्षण की, तो अब समाज में आरक्षण पर 2 तरीके की बहसें देखी जाती हैं। समर्थकों का कहना है कि आरक्षण से लाखों परिवारों को गरीबी और अंधकार से निकलकर शिक्षा रोजगार की मुख्यधारा में पहुंचाया है। आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े SC, ST, OBC वर्गों के लोग हैं वहां पहुंच सके हैं। इससे सदियों पुरानी जो असमानता है वो मिटाने में मदद मिली है। दूसरी तरफ इसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं कि आरक्षण जाति आधारित राजनीति को और बढ़ाता है। कई बार वास्तविक गरीबों को इसका लाभ
नहीं मिलता। ये सच भी है। आज भी ना जाने कितनी क्रीमी लेयर के जो आरक्षण लेने वाले लोग हैं वही सिर्फ आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। आज भी गरीब तबके के जो ओबीसी एससी लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। कई समुदाय अपनी आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग करने लगे, जिसमें है पटेल, जाट और महाराष्ट्र का मराठा आंदोलन शामिल है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव फिर से पैदा हो गया। समाज पर अगर आज हम आरक्षण का प्रभाव देखें तो सबसे सकारात्मक रूप से इस नीति ने भारत में सामाजिक गतिशीलता पैदा की है। लाखों युवाओं को पहली बार आगे बढ़ने का मौका मिला है। गरीब और वंचित इलाकों से आने वाले लोग बड़े पदों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो देश में जातिगत पहचान और आंदोलन भी बढ़े हैं। ये सच है और कई लोगों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया है। आरक्षण केवल जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। भविष्य की दिशा शायद संतुलित मॉडल से ही आ सकती है, जहां जाति और आर्थिक दोनों मानकों को संतुलित रूप से देखा जाए। पिछड़ी जातियों की अंदरूनी असमानता पहचानी जाए, क्रीमी लेयर को और सख्त कानून बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को मजबूत करके समाज को उस दिशा की ओर ले जाना चाहिए जहां एक दिन आरक्षण की आवश्यकता महसूस ही ना हो। भारत में आरक्षण कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का एक सुधार मात्र माना जा सकता है। यह एक यात्रा है जो आज भी जारी है और जिसका लक्ष्य है एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं के आधार पर उसकी जो महत्वपूर्ण मूल्यांकन है उसका किया जाना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। Yeah.